कर रहे हैं। 16 सालों में हमने लोगों के बीच में जाकर बहुत सारे इवेंट्स लगाए, बहुत जगह हमने प्रमोशन किया, लोगों को मोटिवेट भी किया, लोगों को गाइड भी किया, लोगों को समझाया भी, लोगों को ट्रेनिंग भी दी। पर उसके बावजूद भी कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो आज भी इस बिजनेस में या इवन ये कहें कि लाइफ में कामयाब हो पा रहे हैं। बहुत चुनिंदा लोग हैं, ज्यादातर लोग नाकामयाब है। पता है आप वजह जानते हो कि क्यों लोग कामयाब नहीं हो पाते? अच्छा, पहले तो मुझे ये जानना है, मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहूंगा, मुझे जवाब दीजिएगा। आप में से कितने लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं? देखो कुछ लोगों का हाथ इतना उठ पा रहा है, उनको इतना भी भरोसा नहीं है कि हम पूरा कामयाब हो पाएंगे, इसलिए हाथ यहाँ तक जा रहा है ना। देखो इसको यहाँ तक लाने के लिए ना थोड़ी सी दम दिखानी पड़ती है, और कामयाब दमदार लोगों को ही मिलती है। यस सर। है ना? वो एक बड़ी प्यारी कहावत कही जाती है कि जिन तारों में करंट नहीं होता अक्सर वहां लोग गीले कपड़े सुखा देते हैं। यस सर। सच्चाई है नहीं? तो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसा क्यों है कि मौके सब लोगों को मिल रहे हैं, लोगों को सोर्सेज मिल रहे हैं, लोगों को समझाइश मिल रही है, लोगों को ट्रेनिंग मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो कामयाब हो पा रहे हैं, ज्यादातर लोग हैं जो कामयाब नहीं हो पा रहे। मैं जब बैठ करके सोच रहा था, जब मैं यहाँ आ रहा था, आशीष जी से मेरा डिस्कशन हो रहा था, मोहित से मेरी चर्चा हो रही थी कि कैसा एरिया है कुक्षी। ठीक है, मेरे फादर का मुझे कल रात में फोन आया, ठीक है, कि बेटा कहाँ पहुंचा है? मैंने कहा पापा धार में हूँ। बोले कल निकलने का? मैंने कहा नहीं नहीं भाई, कुक्षी का प्रोग्राम बचा हुआ है। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे फादर को आइडिया है कुक्षी के बारे में। तो मैं बोला हाँ हाँ, मैंने कुक्षी का नाम सुना हुआ है। ही इज अ रिटायर्ड पर्सन, वो गवर्नमेंट जॉब में थे। तो उनका जो डिपार्टमेंट था वो ट्राइबल डिपार्टमेंट था, आदिवासी विभाग, उसके अंदर वो सीनियर अकाउंटेंट थे। तो लगभग मध्य प्रदेश के जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, जितने बैकवर्ड एरिया, उनको सब पता होता है। ठीक है, क्योंकि उसी डिपार्टमेंट का हिस्सा थे। तो बताने लगे मुझे कुछ कुछ चीजें, फिर हमारी डिस्कशन हुई। तो जब सारी चर्चा हो रही थी तो मुझसे कहा जा रहा था कि सर कुक्षी के अंदर लोग बहुत दमदार हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे निकल सकते हैं, बट पता नहीं क्यों सर वो इतना आगे नहीं निकल पा रहे। उन्हें मीटिंग्स भी मिल रही है, उन्हें सेमिनार्स भी मिल रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग्स भी मिल रही है, उन्हें काउंसलिंग मिल रही है, मतलब जितनी चीजें इंडिया लेवल पे हम बाकी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पूरी लीडरशिप का हम सपोर्ट दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, वो सारा सपोर्ट कुक्षी वालों को ही मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादातर लोग अभी उस तरीके से आगे नहीं निकल पा रहे। यहाँ तक कि होता है सर कि जब हम कोई गोवा का ट्रिप निकालते हैं, या जब हम जैसे अभी नेपाल का टूर निकला हुआ है, या लोकल लेवल का भी टूर निकलता है, लोग उसमें यार इंटरेस्ट नहीं लेते। क्या ये बात सही? यस सर। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने पहले एक सवाल किया कि कामयाब कितने लोग होना चाहते, तो सबने कहा कि कामयाब होना चाहते। एक ने भी ये नहीं बोला कि नहीं नहीं सर हमें तो नहीं होना है, और एक भी ऐसा नहीं था जिसने हाथ ना उठाया, भले आधा उठाया लेकिन हाथ उठाया था। मतलब कामयाबी तो सबको चाहिए, और आज की दुनिया में कामयाबी का मतलब लाइफस्टाइल होता है। आज की कामयाबी का मतलब घूमना फिरना होता है। आज की कामयाबी कोई घर बैठे नहीं चाह रहा। हेलो, साथ देंगे मेरा? यस सर। थोड़ा सा इन्वॉल्व होने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अभी दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें एमआईएल करना है, हमें नहीं करना है, हम इस बिजनेस का पार्ट बनेंगे, हम नहीं बनेंगे, वो सब बात का मैटर। यहां से जाने के बाद आपके समय समय इत्मीनान से बैठ के सोचिएगा कि कितनी बातें मेरी सही थी और कितनी बकवास, कितनी बातें आपके काम की है, कितनी चीजों को आपको फॉलो करना है, और किन चीजों को आपको निकाल कर दिमाग से फेंक देना। आपको समय मिलेगा ये सब चीज सोचने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी जो आप यहाँ पर हो, तो थोड़ा सा आप आधे एक घंटे का समय यहीं पर रहे। शारीरिक तौर पे तो हो ही, यस सर। मानसिक तौर पे भी रहो, क्योंकि वो मानसिकता आपको आगे लेकर के जाती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए घर में सोफा सेट हो ना हो, लेकिन दिमाग सेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान की सोच उसको आगे लेकर के जाती है, और वो सोच ही है जो एक इंसान को एक छोटे से चाय वाले से प्रधानमंत्री तक का सफर तय करवा रही है। और एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में उसे सोर्सेस भी मिल गए, उसको मौके भी मिल गए, उसको बैकअप भी मिल गया, उसके बावजूद भी जब कामयाबों की गिनती की गई तो उस कामयाबों की गिनती में सबसे अंतिम में भी उस व्यक्ति का नाम नहीं आया। हेलो, क्योंकि उसकी सोच नहीं थी। पूरा खेल सोच का होता है, पता है आपको? इंसान को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ टैलेंट जरूरी नहीं है, सिर्फ उसका स्किल जरूरी नहीं है, सिर्फ उसकी इच्छा शक्ति जरूरी नहीं है, सिर्फ बैकअप जरूरी नहीं है। इन सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जरूरी है तो वो है सोच। लेकिन हमने अपनी सोच को मार दिया है, पता है आपको? जब हमारी जिंदगी में बचपना शुरू हुआ तो हमने हेलीकॉप्टर से खेलना पसंद करते थे। हम जाते थे किसी खिलौने की दुकान में तो हम हेलीकॉप्टर पकड़ते थे। धीरे धीरे हम बड़े होने लगे तो हमें पता चला कि हमारी औकात नहीं है हेलीकॉप्टर लेने की, तो हमने कार की बात की कि हमें कार दिलवा दो। कुछ समय और निकला, जब हम जवान हुए तो हमें पता चला कि कार भी जीवन में पता नहीं आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, तो फिर हम बाइक पे आ गए। हेलो, यस सर। और जब थोड़ा सा होश संभाला, जब 6वीं 8वीं में आए तो हम जाते हैं किराए की साइकिल लेकर के आते हैं, साइकिल सीखने के लिए।
हेलो, मतलब ऊपर वाले ने जो मैन्युफैक्चरिंग की थी वो तो बड़ी सोच के साथ ही की थी, सभी की। इसमें सब हेलीकॉप्टर भी पकड़ते हैं जाकर, लेकिन बड़े होते होते वो साइकिल से, वो जो सफर हेलीकॉप्टर से शुरू हुआ था वो साइकिल पे आ जाता है। और कुछ तो इतने महानुभाव होते हैं वो पैदल आ जाते हैं। बोले 11 नंबर गाड़ी जिंदाबाद। हेलो, यस सर। तो सोच बड़ी करना बहुत जरूरी है। ये इंडस्ट्री आपको आगे लेके जा सकती है, बिजनेस आपको आगे लेके जा सकता है, लेकिन उसके लिए सोच बड़ी होना बहुत जरूरी है। एक बार ना एक शख्स था, उसे लॉटरी का टिकट खरीदने की आदत थी। लॉटरी का टिकट समझता है आपको? यस सर। आदमी जाता है 5-10 रुपए की टिकट, एक पर्ची खरीद के लेकर के आता है, ठीक है। उसके बाद न्यूज़पेपर में नंबर आता है, नंबर लग गया तो पता चल रहा है 50 लाख की लग गई है, 1 करोड़ की लग गई। मूवीज में देखा होगा आपने, मालामाल वीकली में देखा होगा, यस सर। ठीक है, ये सुना तो होगा आपने बने। तो लॉटरी सिस्टम में उसको बड़ा बिलीव था। वो ना बचपन से लॉटरी की टिकट खरीदता था। उसकी लॉटरी नहीं लगी कभी, पूरी जिंदगी गुजर गई, पूरी जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, बिस्तर में पड़ा है, किस्मत से उसकी लॉटरी लग गई। हेलो, अब लॉटरी लग गई, बच्चों को पता है कि पिताजी की 1 करोड़ की लॉटरी लगी, लेकिन डॉक्टर ने पहले ही समझा के रखा है कि इनको एकदम से एक्साइटेड नहीं करना है। ओवर एक्साइटेड होंगे तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। अस्पताल में एडमिट, बेड में पड़े हुए। अब ये भी पता है कि पिताजी जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक लॉटरी का पैसा नहीं मिलेगा, उन्हीं के नाम का टिकट है। क्या किया जाए? डॉक्टर के पास जाकर के, डॉक्टर साहब ऐसा है कि पिताजी ने लॉटरी का टिकट खरीदा था, उनका लॉटरी लग गया है और उनके साइन के बगैर लॉटरी का पैसा मिलेगा नहीं। तो डॉक्टर भी बोलता है, बोले सब ठीक है भाई, वो लॉटरी का चलो टिकट हुआ, साइन कर देगा, पैसे तुमको मिल जाएंगे, मेरा क्या फायदा है? सीधी सी बात है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा उसको भी चाहिए। उसने साफ साफ कहा। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है डॉक्टर साहब, ऐसा करो, आप किसी भी तरीके से पिताजी को मतलब वो साइन कर निकलवा दो उनसे, वो एक्साइट ना हो, ना कुछ हो नहीं, हम ना आपको लाख रुपए देंगे। डॉक्टर खुश। अब 300-500 रुपए, 1000 रुपए मिलता था उसको, ठीक है, कंसल्टिंग करने का। सीधे 1 लाख रुपए की बात होगी तो वो खुश हो गया। उसने कहा चलो 1 लाख रुपए की व्यवस्था हो गई, अपनी करना क्या, सामने साइन ही तो करवानी। बढ़िया गया, जाकर के हाथ पकड़ा, और दादाजी कैसे हैं आप? बस बेटा चल रही जिंदगी, पता नहीं ऊपर वाले ने जितना राम ने लिखा है उतनी जिंदगी चलेगी, फिर तो कुछ दिनों बाद जाना है। अरे दादाजी इतनी जल्दी नहीं जा रहे हैं, आप टेंशन ना लो, मैंने आपकी फाइल पढ़ी है, आपकी जिंदगी में 100 साल लिखे हैं। दादाजी भी 2 मिनट सोचने लगे, साला डॉक्टर ने भी ज्योतिषी फाइल देखी, कुंडली देखी। हेलो, तो मैंने कहा ठीक है बेटा, वो तो सब ठीक है, लेकिन जिंदगी जी ली मैंने जैसी जीनी थी। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे दादाजी मैंने सुना है आपको लॉटरी खरीदने का शौक है, लॉटरी का टिकट खरीदने का शौक है। उसने बोला हाँ लॉटरी का टिकट तो बेटा मैं खरीदता हूँ। तो बोले दादाजी कभी लगी? बोले कहाँ लगी बेटा, ऊपर वाले ने शायद हमारी किस्मत में पैसे लिखे ही नहीं है, जिंदगी गरीबी में चली। अच्छा दादाजी मान के चल लीजिए कि अगर आपकी लॉटरी का टिकट, लॉटरी लग जाए तो? बोले बेटा कहाँ लगती है, ये मान लीजिए अगर 10 लाख रुपए की लॉटरी लग जाए तो? बोले बेटा 10 लाख रुपए, आजकल महंगाई का समय है, कहाँ कुछ हो पाता है 10 लाख रुपए में। फिर भी मान लीजिए दादाजी लग गई तो क्या करोगे 10 लाख का? बोले थोड़ा बहुत बच्चे को दे देंगे, बड़े वाले को दे देंगे, छोटे वाले को दे देंगे, बेटी को दे देंगे, कुछ पैसे एफडी कर देंगे अपने पोता पोती के लिए, कुछ तुम्हारा भी बचा हुआ है पैसा देने का वो दे देंगे, बस हो गया। 10 लाख रुपए में क्या होता है, बचेगा ही नहीं पैसा। उसने कहा अच्छा दादाजी मान के चलिए 20 लाख रुपए की लॉटरी लग गई तो? दादाजी की आंखें बड़ी हो गई। बोले इतनी जल्दी तो डॉलर और रुपया भी आपस में नहीं बढ़ता, जितनी जल्दी इन्होंने दुबई लॉटरी का पैसा बढ़ा दिया, 10 का सीधे 20 है। जो लोग आज की डेट में मार्केट में पैसा डबल करने की बात करते हैं वो भी साल भर की बात करते हैं, इसमें तो कुछ सेकंड में ही डबल कर दी। दादाजी ने कहा ठीक है, अगर 20 लाख की भी लगती है तो बेटा ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, घर बनाने के लिए प्लॉट खरीद लेंगे। दादाजी अगर मान लीजिए 50 लाख की लग गई तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, और 2-4 चीजें उन्होंने बताई। जैसे जैसे इधर डॉक्टर रकम बढ़ा रहा है, दादाजी का एक्साइटमेंट थोड़ा सा बढ़ रहा है, ओवर एक्साइटेड नहीं हो रहे, लेकिन उनको धीरे धीरे वो चीज वो सहन कर पा रहे हैं। इधर डॉक्टर ने कहा दादाजी अगर मान के चल लीजिए 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाती है तो? बोले अगर 1 करोड़ की लॉटरी लग गई तो 50 लाख रुपए दे रहा। डॉक्टर वहीं मर गया, उसने सोचा ही नहीं था मेरे को 50 लाख मिले, वो तो अपने 1 लाख रुपए के जुगाड़ में था। हेलो, उसकी सोच ही नहीं थी। दादाजी तो सोच हो गई 1 करोड़ वाली, लेकिन बेचारा डॉक्टर उसकी 1 करोड़ की सोच बनाते बनाते अपने 1 लाख के जुगाड़ में मर गया, क्योंकि उसको 50 लाख मिलने वाले। बड़ी प्यारी बात कही जाती
आती है कि सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलकर आज तक कोई व्यक्ति किनारे नहीं लगा, एक बार अपनी दिशा बदल के देखो किनारे अपने आप बदल जाते हैं। इंट्रोड्यूस, आपके भाई का नाम अभिनीत साहू है। बाय क्वालिफिकेशन मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं। आज से कुछ 13-14 साल पहले मैंने अपना इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया मध्य प्रदेश के सबसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक, टीआईटी भोपाल से। इस इंडस्ट्री की शुरुआत बहुत नॉर्मल तरीके से हुई थी। मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड का बंदा हूँ, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा का ही रहने वाला हूँ, जहाँ से पुराने सीएम थे। तो डियर, जिंदगी की शुरुआत एकदम नॉर्मल तरीके से हुई, लेकिन ये बोल सकता हूँ कि बाकियों से बेहतर हुई। मैं अभी थोड़ी देर पहले बैठा था, मोहित जी के साथ डिस्कशन कर रहा था जब मीटिंग में समय था। आशीष जी के साथ बैठता हूँ, ठीक है। मैं सुनील जी के बारे में बीच में मुझे एक बार प्रमोद सर से चर्चा हो रही थी, वो बता रहे थे सोनू को लेकर के बात हो रही थी। बहुत सारे लोग हैं, आप लोग काफी सारे लीडर्स हैं। शुभम के साथ मुलाकात हुई, जैसे उन्होंने बताया था, में आप लोग थे। तो डियर, जब मैं आप लोगों से मिलता हूँ, लगातार लोगों से मिलता हूँ, तो मैं सही बोलूँ तो मैं आप लोगों को देखकर इंस्पायर हो जाता हूँ। मैं बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ आप लोगों को देखकर, क्योंकि मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं था जितने स्ट्रगल से ये लोग निकल करके यहाँ तक आ गए। मैं डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, पिताजी सरकारी नौकरी में थे, न्यूक्लियर फैमिली हमारी, छोटा सा परिवार, और कहते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार। घर में इतनी पैसे की किल्लत नहीं देखी हमने। बचपना हमारा प्राइवेट स्कूल में बीता, आगे भी सारी पढ़ाई प्राइवेट से हुई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्कूल में या कोचिंग में या कॉलेज में हमें ये बोला गया हो कि बेटा तुम्हारी फीस जमा नहीं है, बाहर खड़े हो जाओगे। ऐसा कोई दिन कभी देखा नहीं, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। चल रही थी जिंदगी बढ़िया, घर वालों ने कमाने नहीं बोला था। इस व्यापार में आने के पहले भी मेरे पास अपनी बाइक हुआ करती थी। बस फर्क इतना सा कि पिताजी ने दिलाई थी तो एवरेज वाली दिलाई थी, घर वाले एवरेज वाली दिलाते। इस व्यापार में आने के पहले भी मेरे पास अपना घर था, बस फर्क इतना सा है कि पैतृक था, पिताजी ने खरीदा था। सब चीजें बढ़िया चल रही थी। इवन आगे आने वाली जिंदगी में सपने की बात की जाती थी कि आगे जाकर के क्या बनना है, तो होता है देखो, काजल की कोठरी में रहकर व्यक्ति काला हो जाता है। आसपास का माहौल ही डिसाइड कर देता है कि आप आगे जाके क्या बनोगे। आपने अक्सर देखा होगा, सुनार का बेटा आगे आने वाले टाइम में वहीं बैठ करके सुनारगिरी करता है, लोहार का बेटा लोहारगिरी करता है, कहते हैं मजदूर का बेटा मजदूरी करने लग जाता है, किसान का बेटा किसानी में लग जाता है। क्योंकि मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो मेरा भी आगे का टारगेट ये था कि मुझे भी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, और जिस डिपार्टमेंट के अंदर पिताजी नौकरी करते हैं उस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अफसर बनना है। कलेक्टर ऑफिस में मेरे पिताजी की नौकरी हुआ करती थी, तो मेरा सपना यही था कि मुझे आगे जाकर के कलेक्ट्री करनी है। ये मेरे दिमाग में थी। जब मैट्रिक कंप्लीट हुआ, मैंने अपना +2 कंप्लीट किया, तो पिताजी ने समझाया कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें थोड़ी सी ओपन माइंड वाली थी, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि अंधभक्ति में जीते थे। आज मैं यहाँ पर इसलिए भी हूँ क्योंकि मुझे जो मौके मिलते चले गए, मैं उन्हें पहचानने की बजाय मैं उसके ऊपर काम करते चला गया। कई बार जान पहचान बनाने में समय निकल जाता है। जब मौका मिले तो उसे अपनाना चाहिए। अपनाने के बाद अगर वो चीज आपको फायदा दे तो आगे तक कंटिन्यू करो, नहीं तो बदल लो। किसने रोका? तो मुझे जब +2 के बाद मेरे पिताजी ने समझाया कि आज मार्केट में कंपटीशन है, सरकारी नौकरियों का पता नहीं हो पाता है, कई बार वैकेंसीज नहीं निकलती है, कई बार वैकेंसी निकलती है, रिजल्ट नहीं आते हैं, कई बार रिजल्ट आने के बावजूद भी आपका रिक्रूटमेंट नहीं होता, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता। अभी कुछ लोग आंदोलन पे लगे हुए हैं, किसी सरकारी नौकरी के बारे में पढ़ रहा था, अभी न्यूज में आया हुआ था। 6 महीने हो गए उनका रिजल्ट आए हुए, अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई है उनकी, तो वो सब लगे हुए हैं आंदोलन करने में, ठीक है, धरना देने। तो ये सारे आलम हो जाते हैं मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा कंपटीशन और बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं, एकदम व्यापक घोटाला जैसी चीजें भी आप लोगों ने देखी, हमने देखी। यस सर। तो साथ में एक ऑप्शन लेकर के चलो। चूंकि फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक था, बैकअप ठीक था, तो इंजीनियरिंग करने के लिए मैं चला गया। किसी बैंक का सहारा नहीं लेना पड़ा, कहीं से लोन नहीं लिया हमने। एंट्रेंस एग्जाम दिया, अच्छी मार्किंग हुई, बढ़िया नंबर आए, कॉलेज अलॉट हुआ और इंजीनियरिंग शुरू हो गई। और मुझे लगा कि चलो ठीक है, नौकरी नहीं भी लगी है सरकारी तो प्राइवेट में जाएंगे, 15, 20, 25 हजार रुपए तो हंसते खेलते कोई ना कोई दे देगा, और ऐसे करके जिंदगी चल रही। और होता है, देखो क्या होता है, समय ऐसा होता है कि भाई वो जेंसी वाली जो एज होती है, भाई ये बोल सकते हैं टीन एज, वो टीन एज का माहौल आपके ऊपर असर डालता है, आसपास का माहौल। हमारे टाइम में वो चीजें कॉलेज में शुरू होती थी, आजकल स्कूल में शुरू हो जाती है। अभी एडवांस हो गया ना, 5G आ गया है। उस समय 2G का भी नेटवर्क ढंग से मिलता नहीं था भोपाल शहर के अंदर, अभी जमाना एडवांस हो गया है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखो, मैं उन जंगलों की बात कर रहा हूं जहां इन शेरों की संख्या कम इसलिए होती जा रही है कि इनका शिकार आपकी ऐसी हिरनियां कर रही है। उसी में नहीं होता है सर क्या बात कर रहे हैं, दुनिया में कौन सा पेड़ है जिसके पत्ते को हवा न लगे? और कुक्षी
यहाँ हवा हवा नहीं चलती है, यहाँ तो आंधी तूफान आ जाते हैं। भगोरिया सही है ना। यहाँ पर तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी गार्डन में लग रही होती है। यस सर। सही है नहीं? यस सर। हमें तो घर देखना पड़ता है, सर इंदौर भागना पड़ता है, नहीं तो बगल में गुजरात भी है। इंटरस्टेट बॉर्डर होने का ये फायदा है। ज्यादा हो तो राजस्थान भाग जाओ, ज्यादा है तो गुजरात भाग जाओ, नहीं तो एमपी रहेगी। जिंदाबाद। तो ऐसे ही वो आसपास का माहौल था, वो भी असर डाल रहा था। पर अक्सर होता था जब घर से फोन आता था तो पिताजी का एक ही सवाल होता था, पढ़ाई कैसी चल रही है? बेटा तुमको करियर बनाने के लिए भोपाल भेजे हैं, जिंदगी की जितनी कमाई है उसका एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे ऊपर लगा रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो इन जनरल तो हमें लेक्चर लगती है, खासकर उस एज के ऊपर, जब घर वाले समझाना चालू करते हैं, बेटा हमें तो मौका नहीं मिला, तुम्हें हमने मौका दिया, हम इतना नहीं पढ़ पाए, इतना तुम्हें, हम तो कभी इधर से बाहर ही नहीं निकल पाए, तुम्हें हमने बाहर भेज दिया, और भी दुनिया भर की बातें। हर किसी के परिवार में ये बातें होती है। यस सर। और सभी को ये बातें लेक्चर लगती है। यस सर। हम भी ये सोचते हैं कि कब पिताजी फोन काटे और कब हम मोबाइल चलाएं। हेलो। पर जब वो बार बार वो बात चलती है ना, तो दिमाग में वो बातें कभी घर भी कर जाती है। हालांकि ऐसा आज की जनरेशन में कम होता है, लेकिन मेरे साथ हुआ कि मुझे अचानक ये लगने लग गया कि यार कब तक घर से पैसे मांगने के। 17-18 साल की उम्र होते आ रही है, आज भी 2 तारीख या 3 तारीख आई और घर में फोन लगा लेते हैं, पापा वो कमरे का किराया देना है, मेस का खर्चा देना है, एग्जाम का फॉर्म भरना है, फलानी चीज करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। लेकिन लिमिटेड पैसे होते थे घर से, कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई बहुत बड़ा खजाना था और जिसकी चाबी देकर के हमको भेज देंगे, जब जितना लगे निकाल लो। लिमिटेड पेमेंट मिलता था घर से, वो खत्म हो जाता था। स्टूडेंट लाइफ में बड़ी गजब की चीज होती है, घर से आपको 2000 मिले जब 5000 खत्म हो जाते हैं, बचते नहीं है। ठीक है, हमें पैसे कम पड़ जाते हैं, हमें लगता है पैसे ही कम मिले। एक्चुअली पैसे कम नहीं मिले होते, हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं आती। जी सर। मुझे भी नहीं आती थी, तो पैसे अक्सर कम पड़ते थे। तो मुझे लगा कि यार अगर कुछ ऐसा काम मिल जाए जिसमें कुछ मुझे पैसे एक्स्ट्रा आ जाए, तो घर से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, या घर से पैसे मांगने के बावजूद भी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, वो जरूरतें पूरी कर लूंगा। ये सब सोच करके मैंने काम ढूंढना शुरू किया। उसी वीक में मुझे डायरेक्ट सेलिंग से इंट्रोड्यूस करवाया गया। मुझे प्लेटफॉर्म पसंद भी आया, मैं अपने काम करने का समय खुद निर्धारित कर सकता था, मुझे इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही थी, बहुत सी चीजें थी जो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। मुझे एजुकेशन अट्रैक्ट कर रहा था, स्किल डेवलपमेंट अट्रैक्ट कर रहा था, कुछ सीखने मिलेगा, जानने मिलेगा, वो चीज अट्रैक्ट कर रही थी। और सबसे अच्छी चीज थी कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ कर पा रहा था। ये चीज मुझे सबसे अट्रैक्ट कर रही थी। यस सर। सारी चीजें मुझे अट्रैक्ट कर रही थी और हर चीज मुझे ये बोल रही थी कि मुझे कर लेना चाहिए, यस सर। सिवाय एक चीज के। बताएगा कोई क्या? पैसा। ये राजदार, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। और मोस्ट टाइम था नहीं, जी सर। घर से मिलते थे लिमिटेड पैसे। अब उसके ऊपर कोई पैसे की बात करे तो कहां से पैसे दे दें? यस सर। और घर में अगर गलती से मैं ये बता दूं कि पापा मुझे ये कंपनी पसंद आई और ऐसा कुछ काम करना है, तो पापा बोलते कि बेटा एक काम करो, ज्यादा कंपनी करने का शौक है तो बोरिया बिस्तर पैक करो, वापस आ जाओ। हमने तुम्हें पढ़ने भेजा है, ज्यादा कमाई वाई के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। यस सर। भाई मेरे परिवार की मेंटेलिटी यही थी और मुझे ये बात पूरी तरह से क्लियर थी। मुझे किसी समझाइश की जरूरत नहीं पड़ी, किसी फॉलोअप की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे ये बात क्लियर थी पहले से। तो मैंने डिसाइड किया कि यार बिना पैसे के अगर यहाँ शुरू हो जाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देते हैं। और बिना पैसे के हुआ नहीं, जी सर। तो मैं छोड़कर बाहर जाने लगा। फिर अचानक दिमाग में बहुत से विचार चलते हैं। लास्ट नाइट का जो टाइम होता है ना एग्जाम का, उस दिन अच्छे अच्छे सब्जेक्ट याद हो जाते हैं जो वैसे भी पूरे साल भर याद नहीं होता है। जिसको मार्केट में मोल भाव करना नहीं आता, जैसे ही वो सब्जी तरकारी वाला बोलता है कि भैया 50 रुपए के नीचे नहीं दूंगा और अपन उसके सामने 30 या 35 रुपए का भाव रखते हैं, तो दिमाग बहुत तेज काम करता है। 40 में ले लूं क्या, 45 बोल दूं क्या, 48 में हो जाएगा क्या, वापिस बुलाएगा क्या, अपने आप दिमाग तेज काम करता है। तो दिमाग वैसे ही तेज काम कर रहा था कि यार सब तो ठीक है, लेकिन एक मौका है, ये मेरे हाथ से ना निकल जाए, एक प्लेटफॉर्म है जो हाथ से ना निकल जाए। मैं मना तो कर रहा हूं, लेकिन 11,000 की वजह से मना कर रहा हूं। अगर 11,000 नहीं भी लगा रहा हूं तो भी अपने पढ़ाई में मैं 5 से 6 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं। हेलो। यस। अगर ये नहीं भी करता हूं, कोई और काम करने जाऊंगा तो वो तो डे एंड नाइट की जॉब मिलेगी और मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अगर ये नहीं करूं तो करूं क्या? हेलो। फिर मुझे लगा चलो बाद में देखेंगे इसको, 2-3 साल के बाद देखेंगे। तो मैंने कहा 3 साल के बाद किसको याद रहता है? जरूरत अभी है, प्यास अभी लगी है, कुआं 4 साल बाद खोदेंगे। हेलो। दिमाग में आने लग गया। फिर मुझे लगा कि शायद किसी और के लिए काम है, मेरे लिए नहीं। फिर दिमाग में आया कि जो लेकर आया वो भी तो साथ वाला ही है। सही है सर।
तो अगर ये काम मेरे लिए नहीं बना तो फिर ये किसके लिए बना है? ऐसी बहुत सारी कश्मकश में चल रहा था मेरा दिमाग। दरवाजे से बाहर गया तो बाहर जाते जाते दिमाग में आया कि यार चलते हैं, करते हैं शुरू। जी सर। वापस लौट कर आए, अप्लाई को फिर कन्विंस करना चालू किया कि सर मेरा कुछ जुगाड़ करवाइए, कुछ शुरुआत करने के लिए मुझे कोई उपाय बताइए, वहीं से कुछ पैसे आए, वहीं से पैसे कट जाएं, आधे आधे करके पैसे दे दूं, और भी अपने तरीके जो जो कन्विंसिंग हो सकती थी। उन्होंने एक बड़ी सिंपल लाइन में जवाब दिया कि अभी दुनिया का कोई अच्छे से अच्छा खेत हो, कितना भी उपजाऊ खेत हो, जब तक उसमें बीज नहीं डालोगे तब तक कोई आप फसल नहीं उगा सकते। सही है सर। दुनिया में किसी भी काम को शुरू करने के लिए पहले आपको जुताई करनी पड़ती है, बुआई करनी पड़ती है, तब जाके आप कटाई करेंगे। यस सर। दिमाग में बात बैठी और पता नहीं क्या आया, जेब में गांधी भले नहीं था लेकिन दिल में आंधी थी और मैंने शुरुआत करने की सोची। मैंने भी वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जो पूरी दुनिया कर रही है। दुनिया करे ना करे, हिंदुस्तान को कर रहा है। यस सर। जुगाड़। हिंदुस्तान की सीट पे चलता है जुगाड़। यस टेक्नोलॉजी। मैंने भी जुगाड़ किया। नहीं करता जुगाड़। यस सर। शादी का सीजन है, चलो कपड़े लेकर के आते हैं, सिर्फ शादी में पहने। यार अब थोड़ा सा पुराने हो गए, धुलने के बाद रंग डल हो गया, चलो ऐसा करते हैं डेली के लिए निकाल लेते हैं। अब डेली पहनते पहनते कहीं से फट गया है, चलो रफू कर लेते हैं। हेलो, यस सर। रफू करने लायक भी हालत नहीं रह गई है, जगह जगह से और छेद हो गए। चलो ऐसा करते हैं घर में पहनने के लिए निकाल लेते हैं। घर में पहन पहन के भी अब पहनने लायक नहीं बचा है, चलो एक काम करते हैं अब इसको होली में पहनेंगे। हेलो, होली का रंग इतना पक्का लग गया है कि अब ये धुल भी नहीं रहा है, तो चलो अब इसको पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करें। होता कि नहीं होता? फुल जुगाड़ में, मतलब वही कपड़ा जो किसी समय शादी में पहनने का था वो कभी डेली का बन गया, यस सर। कभी पोछे तक का काम आ गया, पोछा तक नहीं खरीदना पड़ रहा है। अमेजॉन वाले एडवर्टाइज कर करके परेशान है कि गाड़ी पोछने का ये कपड़ा, कहीं भाई इसको लिए कपड़ा, कहीं उसके लिए टॉपिक, कोई मतलब ही नहीं हिंदुस्तानी को। ठीक है, वो शादी वाले कपड़े कोई पोछा बना के खुश है। चल रही जिंदगी जुगाड़ में। जब दुनिया की चीजें जुगाड़ करके चल रही तो मैंने कहा यार यहाँ भी जुगाड़ करते हैं। और मेरे भी पहला और अंतिम जुगाड़ मेरा घर था। मुझे पता था मेरा बैंक, मेरा फाइनेंस, मेरा एटीएम सब घर ही है, यहीं से मिलेगा, कहीं और से कुछ मिलेगा नहीं। यस सर। दोस्त यार तो इतने कमीने होते थे हमारे कि वो तो कई बार चाय पी करके भाग जाते थे और कैंटीन में पैसे हमको देने पड़ते थे। उनसे क्या पैसे मांगे, क्या जुगाड़ करें, आप मुझे खुद सोच के बताओ, हैं? कैसे पैसा मांग ले उनसे? उसको तो फोन लगाओ कि भाई 500 रुपए का उधार चाहिए था, वो इतनी सारी कहानी सुनाएगा कि अपने को लगता था कि चल 200-500 मेरे से ही मिले। हेलो, बड़ा गजब का कल्चर है, पता है आपको? मैंने घर में फोन लगाया, घर में पहले से पता था कि पढ़ाई के नाम से ही मिलेंगे, बाकी किसी नाम से मिलेंगे। मैंने घर में फोन लगाया, मैंने कहा पापा एग्जाम फॉर्म भरना है। 1300 रुपए मेरे एग्जाम की फीस हुआ करती थी। यस सर। मैंने 3000 रुपए मांगे, 1700 वहां से जुगाड़ किया। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ बंदा हूँ और इंजीनियरिंग पूरी इंग्लिश में थी। मैंने पापा से कहा पापा वो इंग्लिश में थे, सब चीजें सब्जेक्ट बहुत से समझ नहीं आया, कुछ क्रैश कोर्स करना है, कुछ कोचिंग वगैरह करनी है एक्स्ट्रा, तो मुझे वो कोचिंग वगैरह करने के लिए पैसे चाहिए। पापा ने कहा कितने चाहिए? मैंने 3-4 हजार रुपए कुछ उसके नाम से मांगे। कोई कोचिंग नहीं की मैंने, 3-4 हजार वहां से जुगाड़ की। मैंने कहा पापा वो सेमेस्टर के एग्जाम आने वाले हैं, फॉर्म जो भरूंगा मैं वो फॉरवर्ड नहीं होगा जब तक कॉलेज की बाकी की फीस बकाया वाली जमा नहीं हो। जबकि कॉलेज में पहले लेटर दे दिया था कि मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में फीस जमा करूंगा, कॉलेज कन्विंस भी हो गया। उसके नाम से 4-5 हजार रुपए मांगे मैंने, फिर कुछ बुक्स के नाम पे मांगे, ऐसे करके कुछ 12-15 हजार का मैंने जुगाड़ किया। 10-11 हजार जमा की, बाकी पैसे बचा लिए कि चलो कुछ काम आएंगे। अब यहाँ बैठे हुए कुछ लोग हमारे महान, हम झूठ नहीं बोलेंगे। राजा हरिश्चंद्र चले गए, अगली जनरेशन कुक्षी में छोड़ के गए। हेलो, यस। और ये इतने महान लोग हैं कि ये वैलेंटाइन डे के दिन जब घर से निकलती है ना, तो इनकी मम्मी को पूछती बिटिया कहाँ जा रही हो, तो ये बताती है हम गीता की सब पढ़ाई करने जा रहे हैं। माँ भी बोल देती है कई बार बिटिया समय पे वापस आ जाना, संगीता बुरा ना मान जाए। बिटिया भी बोलती है संगीता कौन है? माँ बताती है बेटे तेरा बाप है ना रामलाल, शादी के पहले मैं भी संगीता बता के निकला करता। मेरी बेटी है 3 साल की अभी, यस सर। ठीक है, वो बड़े प्यार से बोलेगी पापा घूमने चलना है। फिर उसको बाहर लेके जाओ, नहीं पापा गाड़ी से नहीं चलना, पैदल चलना है।
फिर पैदल बोले कि चलो गार्डन तक चला, फिर वो गार्डन का जाने के लिए रास्ता इधर जाता नहीं, बोले कि इधर से चलना है। फिर इधर आगे लेकर के जाएगी, थोड़ी आगे लेकर के जाती है, पापा तो सक्षम चाचू की दुकान लेकर चलो। तब जाके समझ में आता है कि लेके बाहर घुमाने के नाम से आएगी, चाहिए इसको चॉकलेट। हेलो, 3 साल की उम्र में इतने स्मार्ट हो जाते हैं आजकल, आप लोग पता है। हाँ। और कहीं से कहीं तक सच नहीं बोलते कि चॉकलेट खाने चलना, नहीं तो पता है पिताजी मना कर दे। हेलो, सही बोल रहा हूँ ना सोहन साहब? सब बच्चे आजकल इतने एडवांस हैं, लेकिन जब MIL की बात आती है हम झूठ नहीं बोले। हेलो, मैंने झूठ कहा था डियर, लेकिन यकीन मानिएगा हमारे इंजीनियरिंग में लाइन बनाए चला करती थी, जो इंजीनियर भाई मेरे वो समझ पाएंगे कि बिना बैक और बिना पैक के इंजीनियरिंग नहीं है। लेकिन ना मैंने बैक के लिए घर से पैसे मांगे थे, ना मैंने पैक के लिए घर से पैसे मांगे थे। हेलो, वो जो ढेर सारी हवाएं चल रही थी जिसके लिए ग्रीटिंग कार्ड खरीदे जाते थे, मैंने उसके लिए भी घर से पैसे नहीं मांगे थे। वो दोस्ती यारी में कई बार पंगे हो जाते थे, उन पंगों के चक्कर में कई बार कहानी बन जाती थी, तो उसके लिए भी पैसे नहीं मांगे थे। हेलो, और आजकल के फैशन में ओयो की बुकिंग करने के लिए भी पैसे नहीं मांगे। यकीन मानिएगा मैंने पैसे मांगे थे, क्योंकि मुझे पता था कि ये इंडस्ट्री है, व्यापार मुझे इतनी आगे लेकर के जाएगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिस क्षेत्र में मुझे बच्चा भी नहीं जानता है, उस क्षेत्र में लोग मुझे सुनने के लिए पैसे खर्च करके आते। कामयाबी मिलेगी, भटकने से ही सही, गुमराह रह जाते हैं लोग क्योंकि वो घर से निकले ही नहीं। यस सर। इसीलिए शुरुआत करनी पड़ती है। मैंने उस दिन की, मुझे मौका मिला, मैंने मौके को पकड़ा, मैंने मौके को पहचाना, शुरुआत कर दी। मुझे लगा बड़ा आसान सा काम है, जैसे मैंने शुरू किया वैसे लोग शुरू करेंगे, मैं भी लोगों के पास जाऊंगा। लेकिन जिसके भी पास जाओ तो वो तरह तरह की बातें करता। सबसे बड़ा चैलेंज, लोग मजाक उड़ा दिया करते थे, ईगो हर्ट हो जाता। यकीन मानिएगा आजकल 17-18 साल के बंदे के पास, 16 साल के बंदे के पास जेब में पैसे भले ना हो, लेकिन ईगो भर भर के इनको बड़ी जल्दी बुरा लग जाता है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग लाइन का बंदा हूँ, मैं गांव का ये हूँ, मैं गांव का वो हूँ, फलाना हूँ, ठिकाना हूँ। गांव के बाहर जा, तेरे को पहचानता भी नहीं है। आधार कार्ड ना दिखाए तो लोग बोल देंगे तू यहाँ का है ही नहीं। कई बार तो आधार कार्ड में भी ये लिखा होता है साफ साफ कि ये सिर्फ पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं, तुम बांग्लादेशी तो नहीं। हेलो, जानना पहचान, लेकिन ईगो एकदम भरे था, तो ईगो हार्ट हो जाता था। लेकिन जब क्लाइंट्स के साथ बैठना चालू किया, मीटिंग्स में गए, लोगों के साथ डिस्कस किया कि सब लोग मना कर देते हैं, सब लोग मजाक उड़ा देते हैं, लोग तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। कई बार तो लोग सलाह देने लग जाते हैं कि तुम फंस गए। सर कई बार लोग बोलते हैं कि यार इंजीनियरिंग कर रहे हो बढ़िया, घर वालों ने पढ़ाने लिखाने के लिए भेजा, कहाँ कंपनी के चक्कर में, कुछ और कर लो। हेलो, कई बार लोग बोलने लग जाते थे कि सब तो ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है, तुम कमाने में मन लगो। हेलो, ऐसी बातें सुनने मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे एक चीज समझ में आया कि मार्केट में लोगों के पास, जिनके पास कोई काम नहीं, उनके पास यही काम है, आपको सलाह देना। और ज्यादातर सलाह लोग वो देते हैं जो सलाह उन्होंने जीवन में कभी नहीं मानी। सही है। हेलो, वो कहा था ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। लोगों का काम है कहना, पर कैसे हम जिएंगे अगर सोचते रहेंगे कि जिंदगी के हर कदम पे लोग क्या कहेंगे? अपने चाहे रास्ते पे कभी चल पाएंगे अगर रुक गए ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे? और कहते हैं लोग, कहना कोई बड़ी बात नहीं, बस आप अपनी जिंदगी में एक बात दिमाग में बैठा लो कि मुझे नहीं सुननी है इनकी बात, क्योंकि इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं। यस सर। और लोगों की आदत क्या है? लोग समंदर खंगालने में लगे। हेलो, लोग समंदर खंगालने में लगे, लोग आपकी पगड़ियां उछालने में लगे, और यकीन मान लेना जिनकी खुद की लंगोट फटी हुई है वो आपकी कमियां निकालने में लगे। इस बात को किनारे कीजिए। वैसे भी हिंदुस्तान में लोगों की सोच, लोगों की बातें किसी गिरगिट के रंग की तरह बदल जाती है। जैसी आपका वक्त बदलता है, जैसी आपके हालात बदलते हैं, लोग अपने आप बदल जाते हैं। उन्हीं लोगों के सामने किसी चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देते हैं, और वही मक्खी गलती से घी में गिर जाए तो मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। हेलो, दिस इज ऑल अबाउट मनी। पैसे का खेल है सब। जब तक है आपके जेब में पैसे, लोग पूछेंगे और भाई कैसे।
जिस दिन हो जाओगे कंगाल, आपका रिश्तेदार भी नहीं पूछेगा आपका हाल। पूरा खेल पैसे का। इसलिए अपनी जिंदगी बनाने में फोकस करो। जिंदगी आप जिस दिन आप कामयाब हो जाते हैं, जिस दिन आप कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं। कलाम साहब ने बड़ी प्यारी बात कही थी जब वो लेक्चर्स लिया करते थे कि जब आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना शुरू करोगे तो शुरुआत में लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। Yes, sir. मजाक उड़ाने के बावजूद भी अगर आप नहीं रुके तो लोग आपको पागल बोलेंगे। उनके पागल बोलने के बावजूद भी अगर आप नहीं रुके तो कई बार लोग विरोध करने आ जाएंगे। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आप लगने की हिम्मत कर लेते हो, अगर आप लगे रहते हो, अगर आप मेहनत करते रहते हो, तो जिस दिन आप कामयाब हो जाते हो तो यकीन मानिएगा, जिनके अंदर अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे बहुत बड़े काफिले होते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ। लोगों ने सवाल किए, मैंने जवाब देने शुरू किए। मैंने लोगों को बताया कि यार हिंदुस्तान में वो चीज चलती है जिसकी डिमांड हो। हेलो। और मार्केट की सबसे बड़ी डिमांड है एजुकेशन, मार्केट की सबसे बड़ी डिमांड है हेल्थ, और हिंदुस्तान की आज के युवा की सबसे बड़ी डिमांड है कमाई, रोजगार, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं। यस सर। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या लगता है खुशी से पूरा परिवार का परिवार काम ढूंढने के लिए बड़ौदा, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जाता? No, sir. नहीं है रोजगार, इसलिए तो जा रहा है। Yes. हम सब जानते हैं ये बात, अपने आसपास के माहौल में हम देखते हैं। एक ऐसी चीज जिसके लिए आदमी घर तक छोड़ने को तैयार है, वो चीज हम MYL के थ्रू देते हैं, Yes. वो चीज हम डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू देते हैं। एक ऐसी चीज जो मार्केट में डिमांड में है। Yes, sir. देखिए, जो चीज डिमांड में नहीं होती है वो चीज बेचने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन जिस चीज की डिमांड हो और अगर उसकी सप्लाई कम हो जाए तो वही चीज हो जाती है LPG। Yes, sir. लोग चक्कर लगाने को तैयार है, लोग लाइन लगाने को तैयार है, कमाई, लोग वैकेंसी का फॉर्म भरने को तैयार है, लोग अंदर से घूस देने को तैयार है, बस काम दिला दो हमें। हेलो। और एक डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा सिस्टम है जो हिंदुस्तान के अंदर कितने भी लोगों को रोजगार दे सकता है। इसमें वैकेंसी जैसा कोई सिस्टम नहीं है Yes, sir. कि यार 10, 20, 50 हजार लोग लेने के लिए, लाख लोग लेने के लिए, जितने चाहे उतने लोग इसका पार्ट बन सकते हैं। मैंने लोगों को समझाने शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। लोगों ने कहा ये काम लंबा नहीं चलेगा। मैंने कहा यार देखो, दुनिया का कोई भी काम चलता नहीं है, पहली बात तो उसे चलाना पड़ता है। Yes, sir. दूसरी बात, जिस काम के लिए आप कह रहे हो कि लंबा नहीं चलेगा, ये आज से नहीं 50 साल से चल रहा है। Right. इवन हिंदुस्तान में ही इस इंडस्ट्री को चलते हुए आज कुछ 25 साल 30 साल हो चुके हैं। Yes. और अगर मैं अपनी खुद की बात कर लूं तो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए मुझे 16 साल हो चुके हैं। Yes, sir. 16 साल अपने आप में बहुत लंबा वक्त होता है डियर बॉयज। यस सर। आप में से कई सारे लोग की उम्र 16, 17, 18 के आसपास होगी। यस सर। मतलब जब आपको बाहर लाने के लिए माँ बाप की प्रोसेस चल रही थी ना, तब से मैं इस बिजनेस में हूँ। जब आप पैदा हुए थे और एक पालने में थे ना, तब से मैं इस बिजनेस में हूँ। सही है सर। जब आपको बोलना नहीं आता था, तब से मैं इस बिजनेस में हूँ। जब आपने लिखना शुरू नहीं किया था, तब से इस बिजनेस में हूँ। जब आप खिलौने खेल रहे थे, तब से इस बिजनेस में हूँ डियर बॉयज एंड गर्ल्स। Yes, sir. तो इतने साल तो मुझे हो गए। तो अगर आपके एग्जिस्टेंस पे बिलीव किया जा सकता है कि आप 16 साल के हो, तो इस बिजनेस पे भी बिलीव किया जा सकता है कि लाइफ टाइम चलने वाला है। Yes, Yes. sir. ये बात मैंने लोगों को बतानी शुरू की, लोग आने लगे। कुछ लोगों ने मना भी किया। मार्केट में देखिए 2 तरह के लोग हैं, कुछ जो हाँ कहेंगे, कुछ जो ना कहेंगे। कुछ जो व्यापार में कामयाब होंगे, कामयाबों को देखेंगे, कुछ जो नाकामयाब लोगों को देखेंगे। कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि मेरे चाचा के, मामा के, काका के, नाना के, ताए के, फूफे ने भी किया था, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। हेलो। और कुछ की मानसिकता होती है कि ऐसे नालायकों के पीछे मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो उस अभिनीत साहू को देखना चाहूंगा, उस आशीष या मोहित को देखना चाहूंगा जो एक छोटे से गांव से निकल करके आज स्टेज में खड़ा। पूरा खेल सोच का है डियर बॉयज एंड गर्ल्स। Yes, sir. आप खुद सोच करके मुझे बताइए, मैडम आप क्या करते हैं पढ़ाई में? मैं जी, कॉलेज में क्या कर रहे हैं? ये बीए कर रहे हो। मैडम बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो बीए करके बेरोजगार घूम रहे हैं, कॉलेज बंद हो गया? No. चल रहा है ना? यस सर। कोई बीकॉम भी कर रहा होगा आप में से। यस ढेर सर। सारे लोग बीकॉम करके बेकाम, कर दिया सर। लोगों ने बीकॉम करना बंद कर दिया। आज हर साल हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में लोग हैं जो मेरी तरह इंजीनियरिंग करते हैं, यस सर। उसके बाद घर आके वापस खेती बाड़ी संभालते हैं। यस। तो क्या लोगों ने इंजीनियरिंग करनी बंद कर? नो सर। अभी रिसेंटली मौसम चेंज हुआ और मौसम चेंज होने की वजह से गेहूं की खड़ी फसल, धान की खड़ी फसल, जिसके यहाँ जो फसल होती है वो खड़ी हुई फसल में ओले गिर गए और सारी की सारी फसल खराब हो गई। यस सर। आदमी अब कसम खा लेगा कि अब तो जिंदगी में खेती बाड़ी नहीं करनी। नो। ऐसा कुछ होगा? नो सर। जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। Yes, sir. हेलो। यस सर।
कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी का एक हिस्सा है। नाकामयाब होने का ये मतलब नहीं होता है, फसल खराब होने का मतलब ये नहीं होता है कि अब दोबारा मैं बीजूंगा ही नहीं। उसका सीधा सा मतलब है कि चलो ऊपर वाला चाह रहा था, प्रकृति ने नहीं चाहा, इस बार नुकसान हुआ, हो सकता है अगली बार बेहतर फसल हो जाए, तो ये सारे के सारे नुकसान की भरपाई वहीं से हो जाएगी। Yes, sir. हेलो, अगर दुनिया में कुछ लोग नाकामयाब है तो ऐसे भी लोग हैं जो आज की डेट में साइंटिस्ट और रिसर्च लेवल पे जाकर इसरो में इंजीनियर बन के काम कर रहे हैं। Yes, sir. कई सारे लोग हैं जिन्होंने बीए और एमए किया है और आज कलेक्टर की नौकरी कर रहे हैं। देख रहे हैं ना आप अपने आसपास, हर फील्ड में कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ लोग नाकामयाब होते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारा नजरिया है, ये हमारी सोच है कि हम किसको फॉलो करने को तैयार हैं। हेलो, Yes, sir. और जिंदगी में कामयाब होना है तो किसको फॉलो करना चाहिए, कामयाब को या नाकामयाब को? आपने खुद जवाब दे दिया। फिर हम ऐसे लोगों को क्यों देखते हैं जो लोग कुछ नहीं कर पाए? हेलो, Yes, sir. और वैसे भी देखो, जो लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके पास एक ही काम है। या अक्सर आपने देखा होगा मोहल्ले पड़ोस में एक जगह होती है जिसे ठिया कहा जाता है। ठीक है, चौराहे पे एक जगह होती है जहां लोग बैठे हैं ऐसे, और ये सारे के सारे लोग बढ़िया उस गुंठी पे बैठते हैं, 4-6 लोग, और इतना जोर से कश लेते हैं कई बार कि ऐसा लगता है ऑक्सीजन की कमी इनकी वजह से हो रही है। हेलो, यस और ये सारे के सारे नाकामयाब लोग वहां बैठ करके झुंड बना के लोगों को कामयाबी के मायने समझाते हैं। हम तो अपने जमाने में ऐसा ऐसा करने वाले थे लेकिन हमें मौका नहीं मिला, इसलिए हम कामयाब नहीं हो पाए। हमें इसने धोखा दे दिया, हमें उसने धोखा दे दिया। अक्सर देखा है मैंने, क्लास में फेल होने वाला एक ही बात बोलेगा, मेरा टीचर खराब था, मेरा स्कूल खराब था, Yes, sir. मेरे को पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल पाई, Yes, sir. क्या बताऊं एग्जाम के टाइम पे मेरी तबीयत खराब हो गई थी। Yes, sir. सब तो ठीक है, मैंने पूरे साल मर मर के पढ़ाई की, लेकिन क्या बताऊं मेरी किस्मत इतनी खराब थी, जो पढ़ा साल एग्जाम में आएगा। हेलो, कभी नहीं बोलेगा कि मेरी गलती थी। उसी क्लासरूम में पढ़ा हुआ बंदा, उसी के साथ में पढ़ा हुआ बंदा, उसी मास्टर का पढ़ाया हुआ बंदा जिसके पास किताबों तक का जुगाड़ नहीं था, उसने टॉप कर लिया। हेलो, मौके सबको बराबर मिलते हैं डियर बॉयज एंड गर्ल्स। जिंदगी आगे बढ़ने का मौका सभी को बराबरी से देती है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस मौके को पहचान करके कितना आगे बढ़ रहे हो। आप कामयाब को फॉलो कर रहे हो, नाकामयाब को फॉलो कर रहे हो। ये छोटी छोटी चीजें मुझे समझ में आने लगी और मैं काम करने लगा। जब मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया 2013 में, फायदा मुझे ये मिला कि जब मैं फाइनल करके निकला तो मुझे किसी नौकरी के लिए नहीं भागना पड़ा। जितने की नौकरी लोग पकड़ रहे थे मुझे भी मिल रही थी, लेकिन मैंने नहीं पकड़ी। क्यों? क्योंकि मैं अपना पैसा ऑलरेडी इस बिजनेस से कमा रहा था। मैं आगे मास्टरेट करने के लिए गया। जब मैं मास्टरेट करने लगा तो मास्टरेट करते करते मैं इस बिजनेस से अपनी खुद की कमाई की बाइक ला चुका था, और अपनी कमाई की बाइक एवरेज नहीं देती, जी सर। वो पसंद आ गई थी। एक साल मैंने अपना मास्टरेट किया, उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया। मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मैं फ्रेंकली आपसे बोलूं, अभी आपने से को बोला था कि इंजीनियरिंग फील्ड को मैं सिलेक्ट किया, सिलेक्ट मैंने कुछ नहीं किया था भाई। मुझे जो रास्ता सामने दिखा मैंने उसको पकड़ा। मुझे इंजीनियरिंग समझ में आई, मैंने इंजीनियरिंग पकड़ा। कभी सरकारी नौकरी की तैयारी समझ में आई थी, वो पकड़ा। कब जब डायरेक्ट सेलिंग समझ में आई, वो पकड़ा। जब एमबीए करने के लिए समझ में आया कि इससे कुछ हो सकता है, मैंने वो पकड़ लिया। जब मुझे एक साल बाद ये समझ में आया कि मेरे पास 4-5 साल का डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे नॉलेज है, आज अगर मैं डूब करके करता हूं तो मैं इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकता हूं, तो मैंने एमबीए ड्रॉप कर दिया। Yes, sir. तब भी मुझे कुछ समझाने आया, अभिनीत तुम पागल हो गए। Yes. मेरा एक दोस्त था, मुझे समझा रहा था, एमबीए कर ले, पीएचडी कर ले, कुछ नहीं हुआ तो कम से कम कॉलेज के अंदर टीचर बन जाएगा। अब उसे कौन समझाए कि ये पागलपन ही है जो मुझे 5 साल से चढ़ा है। इसलिए पीएचडी करने के बाद टीचर जितना कमाएगा, मैं कॉलेज में एमबीए करते हुए पहले साल में कमा रहा था। मैंने ड्रॉप किया एमबीए। अगले 1 साल के अंदर मेरे पास अपनी कमाई की 10.5 लाख की कार आ गई, ऑडी को स्पोर्ट। मैं पहली कार लेकर के आया था अपनी लाइफ, जो मेरी लाइफ का सबसे पहला और सबसे बड़ा अचीवमेंट था। कभी सपना हुआ करता था जब मैं अपने दोस्तों को देखता था कार से जाते हुए कि यार कभी कार में बैठने का मौका मिल जाए। इतना भी बड़ा सपना नहीं देखा था कि अपनी खुद की कार हो जाए। हेलो, लेकिन इस इंडस्ट्री ने उस कार तक भी पहुंचाया। 16 में मेरे घर में मेडिकल इमरजेंसी आई, तो पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कम उम्र में काम करने का फायदा। क्योंकि जब मेरे घर में मेडिकल इमरजेंसी आई, फादर को हार्ट प्रॉब्लम हुई, मैंने इलाज कराया, मुझे किसी रिश्तेदार के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ा, तो वो फायदा मुझे मिला। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ अगर 17.5 की उम्र में अगर मैंने काम शुरू नहीं किया होता तो 24 की उम्र में किसी रिश्तेदार के सामने हाथ फैला रहा होता कि पिताजी का इलाज कराना है, और ऐसे समय में अक्सर लोग पैसे नहीं देते। यस हेलो, काम करने की कोई उम्र नहीं होती डियर बॉयज एंड गर्ल्स। Yes, sir.
जब आपको मौका मिल जाए, जिस उम्र में मौका मिल जाए, आपको काम शुरू कर देना चाहिए। Yes, sir. हेलो, Yes, अगर वाकई उम्र के हिसाब से ही काम करना होता तो क्या लगता है वैभव सूर्यवंशी आईपीएल खेल रहा होता? sir. हम सब देख रहे हैं उसे। उतनी कम उम्र तो किसी की नहीं है। उसने 14 की उम्र में डेब्यू किया। कौन है 14 वाला यहाँ? 9 सर। हेलो, कोई नहीं। सिर्फ सोच है हमारी फिजूल की। कोई ये बोलता है उम्र कम है, कोई बोलता है उम्र ज्यादा है, कोई बोलता है लड़का हूं मुझे बाहर जाके काम करना, कोई बोलता है लड़की हूं मुझे घर से नहीं निकलना। सिर्फ सोच है जिसने आपको रोक रखा। मुझे उस दिन रियलाइज हुआ, मैंने और डूब करके काम करना चालू किया। मेरा लाइफ में कभी एक बार मेरे मन में एक बात आई थी, सोच आई थी, सपना भी नहीं बोलूंगा, ये भी नहीं बोलूंगा, मुझे उस बात पे भरोसा था। मुझे ये लगा था कि मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, कल को मैं किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करूंगा, 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, और अगर मुझे कभी विदेश जाने का मौका मिल गया तो शायद मेरी सैलरी लाख रुपए क्रॉस कर सकती है। इसी बिजनेस के दम पे 2017 में मैं महीने का लाख रुपए क्रॉस कर गया था इंडिया में रहकर, कहीं बाहर नहीं गया। फाइनल किए हुए 4 साल हुए थे, एमबीए ड्रॉप किए हुए 2 साल हुए थे, इस बिजनेस को करते हुए 7 साल हुए थे। हेलो, लाख रुपए महीने में पहुंच गए। फिर नया बम फोड़ा किसी ने। 2019 में मेरे घर से फोन आता है, मम्मी जी मुझे बोलती है वो फलाने रिश्तेदार आए थे, वो बोल रहे थे कि लड़के को बोलो नौकरी मानी करे, बाबूजी का लड़का है इंजीनियर है। मैंने कहा सब ठीक है, जितना आदमी नौकरी में कमाता है उससे ज्यादा कमा रहा हूँ, अब काहे के लिए नौकरी करो? Yes, बोले वो सब ठीक है लेकिन कंपनी वालों को लड़की नहीं मिलेगी। हेलो, समझा के गया था कोई मेरे घर में कि लड़का तुम्हारा कंपनी करता है, कंपनी वालों को लड़की नहीं मिलती। मैंने कहा ठीक है, बायोडाटा बनाओ, बायोडाटा बना करके उसमें पेमेंट जरूर हाईलाइट कर देना। अभी तक फोन आते हैं, पता है आपको? शादी किए हुए 6 साल होते आ रहा है। हेलो, क्या होता है जब लड़की का बायोडाटा आता है ना ग्रुप में, तो उसका बायोडाटा किनारे करके लड़की की फोटो बड़ी करके लिखी जाती है, और जब लड़कों का बायोडाटा आता है ना तो उसकी फोटो किनारे करके बायोडाटा में पेमेंट बड़ी करके लिखी जाती है, और पेमेंट अपनी पहले से बड़ी थी। हेलो, यस कोई नहीं रुकता फिर। अभी मोहित के साथ मैं वही चर्चा कर रहा था कि सारे विवाद का एक ही हल है, पैसा। पैसा पीटो, फिर तुम्हें क्या करना है, तुम बोलो, कोई नहीं रोकने वाला है तुम्हें। शादी करनी है, ब्याह करनी है, बाहर करना है, दूसरे समाज में करना है, ये करना होगा ना। देखो भैया, मैं किसी को भी यहाँ पर गलत सलाह नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? मेरे कहने का सिर्फ मतलब है कि आज की मार्केट में पैसे से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, और जब आपके पास जेब में पैसा होता है ना तो आपकी ताकत चल रही होती है। आज अमेरिका सबका बॉस बना हुआ क्यों बैठा हुआ है? हिंदुस्तान वालों को समझाते तुम पटाखे बहुत फोड़ते हो, पॉल्यूशन, तुम साले वहां पे कौन सा पटाखा फोड़ रहे हो जितना पॉल्यूशन फैला रहा है? बम मार रहे हो। हमारे यहाँ पूरे साल भर में पटाखे फूटेंगे, इतना पॉल्यूशन नहीं होने वाला जितना वो एक मिसाइल में अगले 50 साल के लिए करने वाले। पर क्या करना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पैसा है, पावरफुल है कि नहीं? इधर पैसा फेंक देता है, देश की सरकार गिरा देता है। बगल वाले बांग्लादेश में क्या हुआ? तो डियर बॉयज, कहने का मतलब यह है कि पैसे वाली बात हो जाती है। जिंदगी आगे बढ़ती गई। इसी बिजनेस से मैंने 2018 में अपना घर खरीदा भोपाल में। आज मेरे पास अपना घर है, हालांकि मैं रहता नहीं हूँ भोपाल में। मैंने अपने पिताजी के द्वारा बनाए हुए घर को रेनोवेट किया। जितनी व्यवस्थाएं लगभग एक होटल के अंदर होती है, वो सारी व्यवस्थाएं मेरे घर के अंदर है आज की डेट में। आप कभी आएंगे, आप कभी विजिट करेंगे तो आपको पता होगा। मतलब लाइफ बिकम्स लाइफस्टाइल, जिंदगी बदली। इस व्यापार में आने के पहले की बात की जाए, मैंने ढंग से अपना शहर नहीं घुमा था। जब मैं पहली बार अपने घर से बाहर निकला 2009 में इंजीनियरिंग करने के लिए, तो मेरे पिताजी मुझे छोड़ने के लिए आए थे भोपाल तक। हमने ट्रेन में रिजर्वेशन करवाया हुआ था, वो भी वेटिंग में था, हमें सीट नहीं मिली थी बैठने के लिए। ट्रेन में उस वेटिंग टिकट से निकाल करके एसी बोगी से लेकर के फ्लाइट तक का सफर मैंने तय किया इस बिजनेस से। और पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में 11 से 12 बार मैं विदेश घूम चुका हूँ, जिसमें दुबई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नेपाल, फुकेट, ये सारी लग्जरी कंट्रीज शामिल है। इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज में हमने घूमा। हेलो, कभी मन में सिर्फ एक चीज आती थी, मैं बोलूं आपको कि सच बताऊं, कई बार हमें सपने देखने की भी आजादी नहीं होती, लेकिन सबके साथ कुछ घटनाएं जरूर होती है। घर के ऊपर से जब कोई हेलीकॉप्टर गुजरता है ना, तो इंसान उसको तब तक देखता है जब तक वो आंखों से ओझल ना हो जाए। और मन में एक विचार आता है, सोच आती है कि यार काश कभी बैठने का मौका मिले। लेकिन अचानक आसपास बैठा हुआ कोई व्यक्ति, और अगर आसपास कोई नहीं है तो अंदर से ही आवाज आती है, तू टाटा बिरला की औलाद नहीं, ज्यादा ऊंचे सपने मत देख, औंधे मुंह गिर जाए। होता है ना? अपने सपने को या तो आसपास वाला मार देता है, हम खुद ही गला घोट देते हैं उसको। इतनी ऊंची बात मत करो, हम साइकिल में ही चलेंगे,
सेकेंड हैंड बाइक आ जाए, एवरेज वाली गाड़ी आ जाए, फाइनेंस करा ले, बस यही चीज चल रही होती। लेकिन डियर मौका मिला, उसका फायदा है आज की डेट में। सैकड़ों बार मैं फ्लाइट में बैठ चुका हूँ, एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है मेरे पास, और मुझे याद भी नहीं है कब कहाँ से कैसे फ्लाइट्स मिली, लेकिन पहली बार का वाक्य आज भी है, पहली बार अपना नहीं भूलता है। वो नागपुर एयरपोर्ट के अंदर मेरा जाना, बाहर 45-46 डिग्री का टेम्परेचर, अंदर जाने के बाद एकदम चिल्ड एसी, एकदम ठंडी का एहसास, स्वर्ग लग रहा था मुझे। अंदर जाने को पता चला कि वहां लगेज लेके नहीं घूमना पड़ता, वहां लगेज आप जमा कर दो, आपके पहुंचने के बाद आपको मिल जाता है। कोई झगड़ा नहीं होता कि मेरा भी रिजर्वेशन है भैया, मेरी जगह भी है, मेरा भी बैग रखने की जगह है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोर्डिंग पास दिया उन्होंने, बोर्डिंग पास लेकर के एयरपोर्ट के अंदर हम घूमे। एयरपोर्ट से बाहर निकले, फ्लाइट थी हमारी 200 मीटर का डिस्टेंस, उसके लिए भी उन्होंने सिटी बस लगवाई होती है, और मजे वाली बात वो भी एसी होती है, बराबर आपको जगह मिलती है, कोई बिल्कुल एकदम धक्का धक नहीं, बिल्कुल भर दिए लोग, हाँ 4 बार चक्कर मार लेंगे, इतनी फैसिलिटी मिलती है। एयरलाइंस में जब मैं गया, जब मैं फ्लाइट में चढ़ा, और जब फ्लाइट टेक ऑफ की और हवा में थे, अंदर से एक आवाज आई। इतने जगह सेमिनार लगाते हैं, इतनी जगह मीटिंग लगाते हैं, कई बार लोग आज भी बोल देते हैं सर सब ठीक है, लेकिन आपकी बातें ना सर के ऊपर से जाती। हेलो, MYL में जुड़े रहो, बिजनेस में लगे रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि सिर्फ आपकी बातें ही नहीं, बल्कि उस दिन जिस तरह से मैं लोगों के सर के ऊपर से जा रहा था, आप भी लोगों के सर के ऊपर से जा रहे, काम बढ़ते चला गया। कभी सोचा नहीं था हमने कि पूरी जिंदगी में इतना कमा पाएंगे, उतना पिछले 10 सालों में कमाया। इस इंडस्ट्री से लगभग 2 करोड़ से ऊपर कमाया हुआ है। इवन अगर कमाई की बात करूं महीने की, तो बहुत से लोग हैं जिन्हें अभी भी भरोसा नहीं हो पाएगा, लेकिन डियर बॉयज एंड गर्ल, जितना एक सरकारी अफसर पूरे साल भर में कमाता है, उतना पिछले महीने में कमाया है। 8 लाख रुपए की इनकम थी पिछले पेमेंट का स्क्रीनशॉट बहुत वायरल हुआ था। हेलो, तो डियर जिंदगी बदल गई पूरी तरीके से, और जिंदगी बदलती है, पर पता है कब बदलती है? जब हम अपनी सोच बदलते हैं। सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी हालात बदलेंगे, उसके बाद आपका वक्त बदलेगा। इंसान सोचता है वक्त बदल जाए, वक्त कभी नहीं बदलता, वक्त खुद बदलना पड़ता है, और वो सोच बदल के ही होता है। मुझे मौका मिला, मैंने उस मौके पर भरोसा किया। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारी जगह शक पे जीते हैं, होगा नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा। अक्सर बीच रोड में जाकर आगे जाओ पीछे जाओ, आगे जाओ पीछे जाओ, आगे जाओ पीछे जाओ। गलती से गुजरात वाला हाईवे रहा ना, तो तुम आगे जाने के लायक बचते हो ना पीछे जाने लायक, कोई उड़ा के निकल जाता है। समझ रहे आप मेरी बात? अक्सर ऐसे लोग जो सिर्फ इस विचार में लगे रहते हैं कि आगे जाओ कि पीछे जाओ, आगे जाओ कि पीछे जाओ, वो ऊपर निकल जाते हैं। डिसीजन लेने की आदत डालिए, भरोसा करने की आदत डालिए। कामयाबी मिलती है भटक कर ही सही, गुमराह रह जाते हैं लोग, क्योंकि वो आधे रास्ते में आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, आगे जाऊं कि पीछे जाऊं। हेलो, यस, कामयाबी मिलेगी, पर आपको निकलना पड़ेगा, आपको थोड़ा भटकना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। डियर बॉयज एंड गर्ल्स, वो कोशिश आगे लेकर के जाती है, वो भरोसा आगे लेकर के जाता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपकी बीमारियों के लिए न्यूट्रिशन तो हम दे सकते हैं, भरोसे की कोई दवा हमारे पास भी नहीं। भरोसा नाम की कोई शक्ल भी नहीं है हमारे पास, विश्वास नाम का व्यक्ति भी नहीं है हमारी टीम में। हेलो, आपको खुद करना पड़ेगा। और ये विश्वास बड़ी गजब की चीज है, पता है आपको? जैसे शरीर को चलाने के लिए श्वास चाहिए ना, वैसे जिंदगी में कामयाब होने के लिए आत्मविश्वास चाहिए। और आजकल इस आत्मविश्वास की बड़ी कमी है। और जैसे तैसे अगर आप थोड़ा सा भरोसा दिखा लेते हैं, तो जैसे उस भरोसे को लेकर के आप बाहर जाएंगे, तो कोई ना कोई शख्स जो बैठकर कहां गए थे, सेमिनार में गए थे, कौन से सेमिनार में गए थे? अच्छा, ये कंपनी के सेमिनार में गए थे। अच्छा, ये बताए रहे। अच्छा, कौन आया था? अभी नहीं कहा, हम तो बहुत पहले सुने रहे उसको धार। हेलो, चाचा सुने रहे, इसलिए अभी भी कर रहे हो। मान लिए होते तो यकीन मानो कुछ नहीं तो फ्लाइट में बैठ करके वहां पे जाना पड़ता कि वहां लिखा होता है नो स्मोकिंग जोन। हेलो, 2 घंटे के लिए सही, लेकिन कम से कम वो छूट जाता। तो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, लोग मिलेंगे आपको, सलाह देने वालों की कमी नहीं है हिंदुस्तान।
लेकिन ऐसे लोगों के लिए अक्सर एक बड़ी प्यारी बात कही जाती है, मैं सुनता हूं से किसी ने कहा था कि देखना है तो अपनी खूबियां देख, क्योंकि कमियां निकालने के लिए लोग हैं ना। Yes, sir. बढ़ाना है कदम तो आगे की तरफ बढ़ा, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। Yes, sir. देखना है तो ऊंचा देखने की आदत डाल, सोचना है तो ऊंचा सोचने की आदत डाल, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। Yes, sir. अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का ले, क्योंकि जलने के लिए लोग हैं ना। Yes, sir. भीड़ से अलग पहचान बनाने की आदत डालो, क्योंकि भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। Yes, sir. भरोसा करना है तो खुद पे करने की आदत डालो, क्योंकि शक करने के लिए लोग हैं ना। Yes, sir. और इस दुनिया को कुछ करके दिखा दो, तुम अपनी एक अलग पहचान बना लो, क्योंकि जिस दिन तुम कुछ करके दिखा दोगे उस दिन तालियां बजाने के लिए लोग है ना। हैं। तो डियर, अपने आप को आगे लेकर के आए। मैंने विश्वास किया, मैंने डिसीजन लिया, मैंने भरोसा किया, और मुझे ये बात रियलाइज हुई कि ये मेरे लिए है। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी हमें कोई मौका मिलता है, जब भी कोई चीज हमें बताई जाती है, तो हम सोचते हैं अमुक चीज हमारे लिए नहीं। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ये काम मेरे लिए नहीं बना, ये दूसरे के लिए। जब न्यूज में पहली बार आना चालू हुआ ना कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, हमने सोचा ठीक है ना, हम कौन सा ईरान में रहना, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन पता चला कि अब गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तब पता चला कि हमें फर्क पड़ता है। जब मार्केट में बात फैली कि भैया वो पेट्रोल और डीजल भी वहीं से आता है, और पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाएगा, तो फिर गाड़ी लेके आदमी पहुंच गया था आधी रात में दिलाई गया। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. हमें लगता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क हमें भी। हमें लगता है कि शायद ये काम हमारे लिए नहीं बना, लेकिन काम हमारे लिए ही बना है। हेलो, एक बार एक शख्स के घर में चूहे से बड़ा परेशान था। हेलो, यस सर। तो घर में चूहादानी लेकर के आया। चूहा भी बड़ा तेज, उसने देखा घर में चूहादानी आ गई, तो वो बड़ा बच बचा के निकलता था। सामने में एक पेड़ था जिसमें उसका दोस्त रहा करता था कबूतर, तो कबूतर के पास जाकर वो अपना दुगड़ा सुनाने लग गया। यार तुझे क्या बताऊं, ये बनिए की बीवी साला बनिए को बार बार टोक टोक के चूहा परेशान कर रहा है, चूहा परेशान कर रहा है, चूहादानी आ गई है। साला अपने घर से, अपने बिल से बाहर निकलते टाइम सोचना पड़ता है इधर से निकलूं इधर से निकलूं, सामने चूहादानी रखी होती है। पनीर खाने की इच्छा होती है, लेकिन पनीर खाने की इच्छा मारनी पड़ती है, क्यों चूहेदानी में फंसाई होती है। हेलो, Yes, sir. कबूतर ने भी थोड़ी देर सुनी, थोड़ी देर बाद वो बोलता है तेरी बकवास बंद कर, चूहादानी आई है, कबूतरदानी नहीं आई। तेरी टेंशन मेरी टेंशन नहीं, मेरे को मत समझा। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. सब ठीक है, लेकिन मैडम जी मेरे को नहीं करना है, तुम्हारे हिस्से का काम है, तुम कर लो, मैं अपनी जिंदगी में खुश। हेलो, Yes, sir. मेरे लिए नहीं बनेगा। चूहा बेचारा परेशान, पहुंच गया बगल में पोल्ट्री फार्म, वहां मुर्गा भी उसका दोस्त, मुर्गी के पास जाकर टुकड़ा सुनाया। थोड़ी देर बाद मुर्गे ने भी बोल दिया सब ठीक है, चूहादानी आई है, मुर्गादानी थोड़ी आई है, तेरी टेंशन है मेरी टेंशन थोड़ी है। सब ठीक है, तुम्हारा काम और कंपनी सेमिनार भी अच्छा लगा, मीटिंग भी अच्छी लगी, सोच के बताएंगे, हमें भी जरूरत नहीं, हमको चल रहा है बढ़िया। हेलो, Yes, sir. चूहा निकला, वहां से गया बकरे के पास, बकरे के पास जाके बकरे ने भी सेम जवाब, चूहादानी आई है, बकरादानी नहीं आई। चूहे ने परेशानी देखी कि भैया कोई सुनने को तैयार नहीं, वापस अपने घर आया, चुपचाप अपने बिल में घुस गया। उसने कहा कि भैया अपनी चूहादानी है, अपने को देख के निकलना है। हेलो, Yes, sir. गर्मी का मौसम था, बिजली की खपत ज्यादा थी, अचानक रात में बिजली चली गई। अंधेरे में बहुत जोरों से चूहेदानी की आवाज आई। बनिए की बीवी खुश हो गई, बोलती है चूहा मर गया, चूहा मर गया, चूहा मर गया। खुशी खुशी में उसने सोचा कि जाती हूँ चूहादानी उठा के लाती हूँ। जैसे ही चूहादानी की तरफ हाथ लेकर के गई, सांप ने डस दिया, पर चला चूहा नहीं फंसा था, सांप की पूंछ फंसी थी। हेलो, यस सर। इतने में बिजली आ गई, लाइट, यस सर। लेकिन किसी का नाम भी हो सकता है। बनिया आया, बनिया ने देखा परेशान, तुरंत उसने 4-6 जगह 10 जगह फोन लगाया। व्यक्ति आया, उसने कहा कि झाड़ फूक करके मैं निकाल दूंगा, आप टेंशन मत लो। उसने झाड़ाई फुकाई की। थोड़ी देर बाद बोलता है कि भाभी जी बच जाएंगे, लेकिन उसके लिए ना आपको एक सूप पिलाना पड़ेगा। बोले कौन सा सूप पिलाना है? बोले कबूतर का सूप। उसने कहा है ना अपने घर के सामने। जाके पेड़ से कबूतर लेकर के आया गया, कबूतर का सूप बनाया गया, बनिए की बीवी बच गई। आसपास बात फैल गई रिश्तेदारी में
कि भाभी जी को सांप ने काट लिया था। लोग आने लगे घर में मिलने जुलने के लिए। बनी ने उस खुशी में कहा कि जाओ बगल वाले पोल्ट्री फार्म से सारे मुर्गे कटवा के लाओ। मुर्गा पार्टी की गई। फिर ज्योतिषी बुलाया गया। ज्योतिषी ने कहा कि कुंडली देखो। बोले शनि 7.5 की चढ़ी हुई है, 7वें घर में बैठा हुआ है, अभी निकला नहीं है, किस्मत अच्छी थी उस दिन बच गए। बोले फिर क्या किया जाए? बोले इस बार शनिवार के दिन में आपको शनि महाराज को बकरे की बलि देनी पड़ेगी। हेलो, एक व्यक्ति तो अवेयर था क्योंकि उसे पता था कि चूहा दानी आई है, लेकिन दूसरे ने ये सोचा कि कबूतर दानी नहीं है, मुर्गा दानी नहीं है, बकरा दानी नहीं है। मुर्गा भी कट गया, बकरे की बलि भी चढ़ गई, कबूतर की बलि भी चढ़ गई, चूहा बढ़िया। यस सर। इसलिए जब भी मौका मिले तो उस मौके को पहचानने की कोशिश कीजिए। जब तक आप नहीं पहचानते हो तब तक धोखा है, पहचान जाते हो तो मौका है, और उस मौके को पहचान करके शुरुआत कर दो तो वैभव सूर्यवंशी भी मारता है, क्योंकि हर बॉल पे चौका है। मैंने मौके को पहचाना था, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझे मौका मिला, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे परिवार वाले मानने को तैयार नहीं थे। मैं पढ़ाई करने के लिए भोपाल गया हुआ था। सुबह 7 बजे से कॉलेज लगता था, शाम के 4 बजे तक कॉलेज होता था, समय नहीं था मेरे पास। हेलो, यस सर। बहुत सारी बाउंड्रीज थी, लेकिन एक चीज थी जो वहां पर मुझे मोटिवेट कर रही थी कि मुझे एक मौका मिला है, मुझे उस मौके को पकड़ना है। यस सर। हेलो, मैंने उस मौके को पहचान लिया, मैंने उस मौके को पकड़ लिया, और आज उसका फायदा है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। यस सर। तो क्या आप भी जिंदगी बदलना चाहते हैं? यस सर। क्या आप भी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं? यस सर। क्या आप भी अपना खुद की कमाई का घर बनाना चाहते हैं? यस सर। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके माँ बाप आपके ऊपर प्राउड महसूस करें? यस सर। क्या आप भी चाहते हो कि आपके नाम के आगे जिसका भी नाम लगना है करोड़पति के रूप में, वो लगे ना लगे, लेकिन करोड़पति का टैग लगे? यस सर। रोका किसने? किसने रोका है आपको? सर वो चाचा के, मामा के, ताया के, भैया के, वो मना करेंगे। कोई मना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मियाँ बीबी राजी तो काहे का काजी। यस सर। पता चलता है भैया भाग गए ये लोग, 3 महीने में पता चलता है कि भैया वो शादी वादी हो गई है। हेलो, यस सर। आपकी जिंदगी में कामयाब होने से वही शख्स रोक सकता है जिस समय आपकी चेयर में बैठा हुआ। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपने भाग्य के स्वयं ही निर्माता है। ऊपर वाला सिर्फ एक चीज डिसाइड करता है, आप कब कहां किस हालात में पैदा हो। दूसरी चीज डिसाइड करता है कब कहां किस हालात में वो आपको लेके जाने वाला है। हेलो, यस सर। लेकिन आपके पैदा होने और आपके मरने के बीच की जो जिंदगी है वो आप कैसे जियोगे, वो कौन डिसाइड करता है? वो आप डिसाइड करते हैं। हेलो, यस सर। आपका लिया हुआ एक डिसीजन आपको आगे लेकर के जाता है। आपको लेना पड़ेगा डिसीजन, डियर बॉयज एंड गर्ल्स। अगर आप भी यही सोच लेकर के बैठे रहेंगे कि भैया चूहा दानी आई है, कबूतर दानी नहीं आएगी। यस सर। हेलो, यस सर। किसी और के लिए काम बनाए, मेरे लिए नहीं बनाए, यस सर। बाद में कर लूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, तो आप सोचते रह जाओगे डियर बॉयज एंड गर्ल्स। और कोई ना कोई होगा जो या तो आपका सूप बना करके पी जाएगा, यस सर। कोई या तो आपकी बलि दे देगा। हेलो, यस सर। क्या आप चाहते हो कि आपकी बलि चढ़ाई जाए? नो सर। क्या आप चाहते हो कि आपका भी सूप बनाया जाए? नो सर। तो क्या किया जाए? चूहे जैसे थोड़ा सा अवेयर हो जाए। यस सर। क्योंकि मार्केट में गरीबी तो इंतजार कर ही रही है, जिंदगी इतनी बढ़िया भी नहीं चल रही है। सोचे थे कि भैया जितना मेहनत मजदूरी करके मिल जाता है उतने में घर चल जाएगा, और छोटा सिलेंडर है अपने घर में, पर बाद में पता चला कि अबूगी ब्लैक में मिल रहा है 3000। यस सर। हेलो, इसलिए इंसान गया था कमाने के लिए बड़ौदा और गुजरात, गया था इंसान कमाने के दिल्ली और मुंबई, और बोल रहा है कि रहने खाने का खर्चा ही नहीं निकल पा रहा है, 3000 के सिलेंडर में चलाऊंगा क्या? इस चक्कर में वापस लौट के आने को तैयार। जी सर। तो कल को उस दिन का इंतजार हम ना करें। हर 2-3 साल में, हर 5 से कभी कोरोना, कभी ईरान अमेरिका का युद्ध, कभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध, कभी कुछ ना कुछ चलता रहेगा। यस सर। लेकिन एक ही चीज है जो आपको आगे लेकर के जाएगी कि आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए क्या डिसीजन ले रहे हैं। यस सर। 2020 में जब कोविड आया, जब पूरी दुनिया के व्यापार बंद थे, उस समय भी हमारा व्यापार चल रहा था। यस सर। हम ऑफलाइन में भी व्यापार कर रहे थे, हम ऑनलाइन में भी व्यापार कर रहे थे। उस 2020 और 21 के दौरान भी मैंने 30 लाख रुपए कमाए। आज जब लोगों की इंडस्ट्रियां बंद हो रही है, बड़े बड़े लोगों के व्यापारी संगठन जो किसी ना किसी तरीके से या तो पेट्रोलियम पे या तो गैस पे डिपेंड थे, आज उनको अपना कारखाना बंद करना कारखाना बंद करना पड़ रहा है। उस दौरान भी इस व्यापार ने मुझे पिछले महीने 8 लाख रुपए दिए।
बेस्ड बिजनेस। इससे सिक्योर व्यापार नहीं हो सकता, इससे सुरक्षित व्यापार नहीं हो सकता। Yes, और sir. मैंने पहले ही कहा कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई दिन नहीं आएगा कि जिस दिन लोगों की तबीयत खराब ना हो और लोगों को भाई दवा की जरूरत ना पड़े। Yes, sir. हेलो, यस सर, हिंदुस्तान में ऐसा कोई दिन नहीं आ सकता जिस दिन सारे लोग पढ़े लिखे हो गए, सभी लोगों को पढ़ाई लिखाई मिल गई, सारे स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे, किसी को पढ़ाई की जरूरत ना पड़े। और हिंदुस्तान में सरकारें आएंगी जाएंगी, कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं आ सकता कि हिंदुस्तान के हर बेरोजगार को रोजगार मिल जाए। और जब तक हिंदुस्तान में सेहत, जब तक हिंदुस्तान में पढ़ाई और जब तक हिंदुस्तान में रोजगार की जरूरत है, डियर बॉयज एंड गर्ल्स, यकीन मानिएगा कि डायरेक्ट सेलिंग और एमवाईएल अपना परचम लहरा के रहेगी और आप लोग इस व्यापार में आगे तक बढ़ेंगे। बात कर दीजिए, ये इंडस्ट्री आपके लिए है, ये व्यापार आपके लिए है, बस डिसीजन लेकर के जाइए, यस सर, विश्वास दिखाइए अपना, क्योंकि उम्मीदें अक्सर तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं। कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियां जब भी आती हैं, बचा ले जाता है तूफान से भी, उसे आस कहते हैं। तो बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं, जिसे हम विश्वास कहते हैं। लोग जिंदगी बदलने को तैयार हैं, यस सर, कामयाब होने को तैयार हैं, यस सर, करोड़पति का टैग लगाने को तैयार हैं, यस सर, एमवाईएल के लिए तैयार हैं। यस सर। शुरुआत कर दीजिए दोस्तों, हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है। चंद लाइनों के साथ आज के